हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th बायोलॉजी। आप लोगों की सेकंड यूनिट जो 20 नंबर की है उसमें मैं नया टॉपिक आज शुक्राणु स्पर्म के बारे में चर्चा करूंगी। शुक्राणु स्पर्म ये नर में पाया जाता है और ये नरयुग्मक है, दूसरे नाम से नरयुग्मक के नाम से इसको जानते हैं। मानव में शुक्राणु लगभग 60 μm लंबा होता है। इसके निम्न 4 भाग होते हैं। पहला हेड, दूसरा नेक ग्रीवा, तीसरा मध्य भाग मिडिल पीस और चौथा टेल। इस तरीके से शुक्राणु की संरचना में हम देखेंगे तो इसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं। ये शुक्राणु की या स्पर्म की संरचना है। इसको हम मेल गैमेट के नाम से भी जानते हैं। शुक्राणु में मैंने जैसा कि आपको बताया 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला हिस्सा ये आपका सीड्स या हेड कहलाएगा, दूसरा हिस्सा ये नेक या ग्रीवा कहलाएगा, तीसरा हिस्सा मिडिल पीस या मध्य भाग और चौथा हिस्सा ये पूंछ या टेल कहलाएगा। इस तरीके से शुक्राणु को हम 4 पार्टों में डिवाइड करके समझेंगे। पहला वाला हिस्सा जो आपको सिर या हेड दिखाई दे रहा है, इसमें आगे की ओर टोपी जैसी संरचना लगी हुई रहती है, जिसको हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। इस एक्रोसोम में बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो उपस्थित होते हैं और एक्रोसोम से निकलने वाले एंजाइम जो अंडाणु की बाहरी परत होती है जोना प्लेसिटा, उसको भेदने का कार्य करता है तथा ये एक्रोसोम निषेचन की क्रिया में भूमिका निभाता है। इस वाले भाग में आपके जो एक्रोसोम वाला भाग होगा या सिर वाला भाग, उसमें केंद्रक और गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं। केंद्रक ये न्यूक्लियस और इसमें क्रोमोसोम भी पाए जाएंगे। अगला जो सेकंड पार्ट होता है ग्रीवा, जिसको हम नेक के नाम से जानते हैं। इस ग्रीवा वाले भाग को थोड़ा सा कम ही भाग में देखते हैं या ये छोटा पार्ट कहलाता है। इस छोटे पार्ट में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। अग्रस्थ वाला तारक केंद्र होता है वो यहाँ ग्रीवा में ही उपस्थित होता है और जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है वो अक्षीय सूत्र के बीच में जो धागेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है उसका निर्माण करने का कार्य करता है। तीसरा पार्ट इसका मध्य भाग या मिडिल पीस कहलाता है। इस वाले भाग में बहुत सारे ये दिख रहे होंगे आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे हुए रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। चौथा पार्ट आपका टेल या पूंछ कहलाता है। यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है। दूरस्थ तारक केंद्र से इसमें एक अक्षीय सूत्र का निर्माण होता है जो इसके मध्य से होकर गुजरता है। आइए फिर से रिपीट करते हैं। शुक्राणु 4 पार्टों से मिलकर बना होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। एक्रोसोम वाला भाग टोपी जैसी संरचना होती है। इसमें केंद्रक तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं और इससे निकलने वाला एंजाइम अंडाणु की जो बाहरी परत होती है उसको भेदने का कार्य करता है। इस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। ग्रीवा वाला भाग छोटा भाग होता है। इसमें 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। ग्रीवा वाले स्थान पर जो तारक केंद्र होता है उसको अग्रस्थ तारक केंद्र के नाम से जानते हैं और जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है वो थोड़ा नीचे पाया जाता है। मध्य वाले भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे हुए रहते हैं जो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अंतिम भाग पूंछ कहलाता है और ये दूरस्थ तारक केंद्र से अक्षीय सूत्र के माध्यम से निर्मित होता है। आप 4 पार्ट जो हमने चित्र के माध्यम से समझे, अब उनकी थ्योरी किस तरीके से हमें बोर्ड में लिखनी है उस पर चर्चा करते हैं। पहला पार्ट है सिर या हेड, तो मैंने हेडिंग डाली हुई हेड। इस भाग में मुख्यतः जैसा कि मैंने आपको बताया केंद्रक प्रेजेंट होगा और गुणसूत्र प्रेजेंट होंगे। सिर का प्रारंभिक भाग टोपी जैसी संरचना जो मैंने बताई वो एक्रोसोम कहलाती है। इसमें अंडे के आवरण को घूमने वाले एंजाइम स्त्रावित होते हैं। अंडा जो आपका फीमेल गैमीट होता है या मादा युग्मक होता है उसको हम कहते हैं अंडाणु। इस प्रकार यह निषेचन में सहायता करता है। कौन सा? जो फर्स्ट आपका पार्ट होगा हेड, वो। अगला सेकंड पार्ट होगा ग्रीवा, नेक। यह भाग थोड़ा छोटा होता है जिसमें 2 तारक केंद्र होते हैं। अग्रस्थ तारक केंद्र प्राय ग्रीवा में होता है तथा दूरस्थ तारक केंद्र शुक्राणु के अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है। अक्षीय कहते हैं धागे को, अक्षीय कहते हैं मध्य को, सूत्र कहते हैं धागे को। धागे जैसी संरचना होती है, मध्य से होकर गुजरती है पूंछ वाले भाग से, उसको हम अक्षीय सूत्र कहते हैं। तीसरा मध्य भाग मिडिल पीस, शुक्राणु का मध्य भाग, इसका शक्ति ग्रह कहलाता है। इस मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं जो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। चौथा भाग है पूंछ, टेल। यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है। दूरस्थ तारक केंद्र से निर्मित अक्षीय सूत्र इसके मध्य से होकर गुजरता है। ये सब आपको नहीं लिखना है तो बस इतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप तारक केंद्र में जो मध्य भाग है आपका, मध्य भाग में आपके
तारक केंद्र जो अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है, और ग्रीवा, पूंछ, मैंने सारा कुछ आपको बताया है, पहले चित्र के माध्यम से फिर थ्योरी के माध्यम। आइए इस क्वेश्चन के जो हम पढ़ चुके हैं और इससे पहले भी जो हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, और जो हमने नर युग्मक या जो संरचना थी नर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसके बारे में प्रश्न इससे किस तरीके के बोर्ड में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहला, नर में शुक्र जनन किन नलिकाओं में होता है? बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का है जो गोला भरने के लिए आप लोगों का आता है। पहला अपवाही नलिका, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा शुक्र नलिका, चौथा है स्खलन नलिका। तो जो शुक्र जनन आपका होगा, पहला प्रश्न जैसा कि हमने देखा, जो शुक्र जनन होगा वो किन नलिकाओं में होगा? तो जो आपकी शुक्र नलिका होगा उसमें होगा। तो इस तरीके से ये थर्ड आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला प्रश्न, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। ये आपका यूपी बोर्ड 14, 13, 12 और 6 में पूछा गया आपका मल्टीपल चॉइस का प्रश्न है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि, पहला प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा श्वेत ग्रंथि, तीसरा एडिनल ग्रंथि और चौथा है एपिडिडाइमिस। तो नर जनन अंगों से संबंधित जो ग्रंथि है वो मैंने आपको प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राशय पढ़ाया हुआ था। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि आप लोगों का सही आंसर हुआ, पहला ए। अगला अतिलघुति प्रश्न 2-2 नंबर के, मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं? ये यूपी बोर्ड 7 और 5 में पूछा गया प्रश्न है। वृषण के कार्य मैंने आपको संरचना में वृषण या टेस्टिस पढ़ाया हुआ था, तो मैंने टेस्टिस से ही आपको रिलेट करके बताया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है इनसे। आइए आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक महीन कुंडलित शुक्र नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें शुक्र जनन क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि हमने पहला प्रश्न अभी मल्टीपल चॉइस में पढ़ा कि शुक्र जनन की जो शुक्राणु जनन क्रिया होगी उसमें क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा। वृषण से दूसरा पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, तो पहला आपने कार्य लिखा, ये ले सकते हैं, इसमें शुक्र जनन क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो वृषण कार्य में पहला शुक्राणुओं का निर्माण होता है, पहला हो गया। दूसरा, वृषण से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण भी होता है, ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा, वृषण से स्त्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व एंडोस्टेरोन नर में यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। यौवनावस्था का मतलब है युवावस्था को प्रेरित करना। हार्मोन चेंज होंगे तो निश्चित बात है बॉडी स्ट्रक्चर भी अंदर चेंज होने लगता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के वृषण शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं? यूपी बोर्ड 7 और 5 में पूछा गया प्रश्न है। मानव के वृषण शरीर से बाहर विसर्ण कोश में स्थित होने से इनका ताप शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बना रहता है। ये जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा से नीचे लटके हुए रहते हैं, और उदर गुहा से नीचे लटकने का कारण ये है कि बॉडी टेम्परेचर से जो आपका वृषण कोश होगा उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। इससे शुक्राणु निर्माण में सहायता मिलती है, क्योंकि अधिक ताप के कारण शुक्राणु का परिपक्वन उदर गुहा में नहीं हो सकता है। अगर ये उदर गुहा में वृषण कोश अंदर ही रहता तो निश्चित बात है टेम्परेचर अधिक होने के कारण शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए वृषण कोश जो है उदर गुहा से नीचे लटका हुआ रहता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर कम होने के कारण शुक्राणु का निर्माण अच्छे तरीके से इसमें हो पाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर का, मानव में नर जनन तंत्र से संबंधित निम्न अंगों पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपका है वृषण या एवं वृषण कोश, और दूसरा आपका है अधिवृषण। तो मैंने जो आपको फर्स्ट लेसन में जो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था नर जनन तंत्र का, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हुए थे। तो वृषण मैंने आपको बताया था जब नर जनन तंत्र में पढ़ा रही थी। तो वृषण की आंसर राइटिंग करने के लिए आप वृषण हेडिंग डालेंगे और उसमें वृषण के बारे में आंसर किस तरीके से करेंगे मैं आपको प्रीवियस वाला दिखाती हूँ पेज। मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ था जिसमें मैंने वृषण कोश और वृषण के बारे में आपको बताया हुआ था। इसमें आपसे वृषण एवं वृषण कोश, देखिए आप लोग वृषण एवं वृषण कोश ये आपसे पूछ रहा है। आप पिछले नोट्स अगर आप लोगों ने बनाए होंगे तो आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं। वृषण कोश क्या है? स्क्रोटल सैक में वृषण कोश त्वचा का बना हुआ थैलेनुमा कोश है। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर शिश्न के पास वृषण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। तो वृषण कोश ये आपका आंसर राइटिंग हो गया। वृषण कोश के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने आपसे पूछा है वृषण, ये अब वृषण इसके नीचे मैं वृषण भी आपको बताया हुआ था, चित्र भी समझाया हुआ था आपको। वृषण नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 2
20 से 25 ग्राम बाहर वाले गुलाबी रंग के आपके वृषण एक जोड़ी ये पाए जाते हैं वृषण कोश में। तो वृषण कोश और वृषण दोनों अगर आपने आंसर राइटिंग पिछले क्वेश्चन में की होंगी तो आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके प्रश्न जो आपको अलग से नहीं तैयार करने पड़ेंगे, 2-2 नंबर में, 4-4 नंबर में, मल्टीपल चॉइस में। अगला प्रश्न देखिए, अधिवृषण। तो अधिवृषण भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। अधिवृषण एपिडिडाइमिस, इसकी आंसर राइटिंग में यह लगभग 6 मीटर लंबी संरचना है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। परिपक्वन मतलब मैच्योर होते हैं शुक्राणु। यह प्रत्येक वृषण से चिपकी कुंडलित नलिकाकार लंबी एवं चपटी संरचना है। आंसर राइटिंग अगर आप लोगों ने इस तरीके से मैंने बताई है करेंगे, या आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ उसको अगर आपने लिख लिया है तो आप अपने आप से भी नोट्स देखकर आंसर राइटिंग इजीली कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मानव शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। शरीर के किस अंग में इनका विकास होता है? यूपी बोर्ड 13 और 9 में ये प्रश्न पूछा गया था 4 नंबर में। तो मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो मैंने आज शुक्राणु की संरचना आपको समझाई है चित्र के माध्यम से, और थ्योरी भी बताई है किस तरीके से आपको करनी है। आगे प्रश्न में एक चीज़ और ऐड हुई है, शरीर के किस अंग में इनका विकास होता है? तो शुक्राणु का विकास किस में होता है? ये आप लोगों को मैंने आंसर राइटिंग करने से पहले जो टॉपिक पढ़ाया हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो शुक्राणु आपका है ये आपका वृषण में, ठीक है, ये वृषण में ही पाए जाते हैं आपके, और वृषण में ही इनका विकास होता है।